गंगा ये सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पानी के बहाव की नहीं बल्कि एक किरदार की है, एक पहचान की है। और करोड़ों लोगों के लिए तो ये उनके जीवन का केंद्र है। तो चलिए आज गंगा की इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। गंगा आखिर है क्या? एक नदी या फिर एक देवी? बस यही एक सवाल इस पूरे सफर की कह सकते हैं बुनियाद है। और यही सवाल हमें गंगा के दो बिल्कुल अलग-अलग रूपों से मिलवाएगा। दरअसल गंगा एक नहीं बल्कि दो सफर एक साथ तय करती हैं। एक है उनका फिजिकल जर्नी, मतलब जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर भारत के मैदानों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलना। और फिर एक दूसरा सफर भी है, उनका स्पिरिचुअल जर्नी। ये सफर शुरू होता है देवताओं के स्वर्ग से और धरती पर आता है आत्माओं को पवित्र करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को समझते हैं जो गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक दिव्य शक्ति बनाती है। कहानी उनके दैवीय मूल की। अब देखिए, पौराणिक कथाओं में ना गंगा के जन्म की कोई एक कहानी नहीं है, कई सारी हैं। एक कहानी के हिसाब से उनका जन्म हुआ भगवान ब्रह्मा के कमंडल से। एक और कहानी कहती है कि वो भगवान विष्णु के चरणों से निकली और इसीलिए तो उन्हें विष्णुपदी भी कहते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि वो पर्वतराज हिमवान की बेटी हैं, मतलब देवी पार्वती की बहन। तो चाहे कहानी कोई भी हो, एक बात तो साफ है, उनका मूल दैवीय है। लेकिन इन सब में जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो है उनके धरती पर आने की। कहानी राजा भगीरथ की, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए सोचिए कितनी कठोर तपस्या की होगी। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश तो हुए, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि धरती उसे सह नहीं पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की, और ये भगवान शिव ही थे जिन्होंने गंगा के उस जबरदस्त प्रवाह को अपनी जटाओं में थाम लिया और फिर बहुत धीरे धीरे शांत तरीके से उन्हें धरती पर बहने के लिए छोड़ा। और बस यहीं से शुरू होता है गंगा का धरती पर सफर। एक ऐसा सफर जिसके हर मोड़ पर, हर घाट पर आस्था और विश्वास का एक समंदर बहता है। धरती पर इस सफर का जो पहला अहम पड़ाव है वो है देवप्रयाग। ये एक बहुत ही अद्भुत जगह है। यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां आकर मिलती हैं और इसी संगम के बाद से इस धारा का नाम पड़ता है गंगा। कह सकते हैं कि यहीं से गंगा के मैदानी सफर की असल शुरुआत होती है। तो अब पहाड़ों से उतरकर गंगा पहली बार मैदानी इलाके में दाखिल होती है और वो जगह है ऋषिकेश। आज तो पूरी दुनिया इसे योग की राजधानी के तौर पर जानती है। यहाँ एक तरफ प्राचीन आश्रम है तो दूसरी तरफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी, और इन दोनों को जोड़ती है गंगा। इसके बाद अगला पड़ाव आता है हरिद्वार। नाम ही है ईश्वर का द्वार। ये सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ हर शाम हर की पैड़ी पर जो गंगा आरती होती है, वो नज़ारा देखकर समझ आता है कि लोगों की आस्था इस नदी से कितनी कितनी गहरी जुड़ी हुई है। सफ़र आगे बढ़ता है और गंगा पहुंचती है प्रयागराज। यहाँ तो तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और अदृश्य पौराणिक सरस्वती। ये जगह दुनिया भर में कुंभ मेले जैसे आयोजनों के लिए जानी जाती है, जो शायद आस्था का सबसे बड़ा मेला होता है। और फिर आता है वाराणसी यानी काशी। कहते हैं ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, मोक्ष की नगरी। यहाँ तो जीवन और मृत्यु का पूरा चक्र गंगा के घाटों पर ही घूमता है। सच तो ये है कि काशी की पहचान ही गंगा से है और गंगा की पहचान काशी से। तो देखिए, एक तरफ तो ये आस्था का इतना खूबसूरत सफर है, लेकिन जैसे जैसे ये आध्यात्मिक सफर अपने चरम पर पहुंचता है, ठीक वैसे ही उनके मैदानी सफर की एक बहुत कड़वी सच्चाई भी सामने आने लगती है। जी हाँ, आस्था अपनी जगह है, पर चुनौतियां भी कुछ कम नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 764 ये उन बड़ी इंडस्ट्रीज की संख्या है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे हैं और बेहिसाब प्रदूषण फैला रही हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह समस्या की गंभीरता बताता है। तो सवाल है कि ये प्रदूषण आ कहाँ से रहा है? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 40% आता है पल्प और पेपर इंडस्ट्री से।
फिर नंबर आता है चीनी मिलों और डिस्टिलरीज का। और हाँ, टैनरीज मतलब चमड़ा उद्योग। भले ही वो पानी की मात्रा कम छोड़ते हों, लेकिन उनका जो कचरा होता है वो बहुत ज्यादा जहरीला होता है। और सबसे बड़ा विरोधाभास तो देखिए, उत्तर प्रदेश जहां गंगा का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, वहीं पर प्रदूषण भी सबसे ज्यादा है। यहाँ 687 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं जो रोजाना 270 मिलियन लीटर से ज्यादा गंदा पानी नदी में बहा देती हैं। और इनमें से 442 तो सिर्फ चमड़ा उद्योग है जो कानपुर के आसपास हैं और नदी में सबसे ज्यादा जहर घोलने के लिए जिम्मेदार हैं। ये कितना दुखद है ना? पर इन सब चुनौतियों के बीच गंगा को बचाने के लिए एक बिल्कुल नई, एक बहुत ही अनोखी कोशिश की गई। ये कहानी है गंगा की एक नई पहचान के जन्म की। हुआ ये कि साल 2017 में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले में गंगा को जीवित इकाई यानी एक लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून की नज़र में नदी को भी एक इंसान की तरह ही अधिकार मिल गए। उसके भी कुछ कर्तव्य तय हुए और देनदारियां भी। वैसे आपको बता दूं कि ऐसा करने वाला भारत पहला देश नहीं था। इससे कुछ ही दिन पहले न्यूजीलैंड ने अपनी एक नदी वांगनुई को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया था। और ये फैसला वहां के माओरी लोगों के 140 साल लंबे संघर्ष का नतीजा था, जो उस नदी को अपना पूर्वज मानते हैं। भारत में भी ठीक इसी तरह का दर्जा गंगा और यमुना को दिया गया ताकि उन्हें बचाया जा सके। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा, गंगा और यमुना नदियों को एक जीवित व्यक्ति के सभी अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ एक कानूनी व्यक्ति घोषित किया जाता है ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके। तो एक तरह से देखिए, कहानी पूरी घूमकर वहीं वापस आ गई। एक देवी से शुरू होकर एक कानूनी व्यक्ति तक का ये सफर। और ये फैसला हमें एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर नदी कानूनी तौर पर एक इंसान है, तो उसे नुकसान पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के बराबर हुआ, है ना? तो फिर एक समाज के तौर पर हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।